नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। भाई असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि आपका एग्ज़ाम जो है 30 अक्टूबर से लेकर के नवंबर फर्स्ट वीक तक जो है ये आपका इस बीच में एग्ज़ाम आपका होने वाला है। तो आप लोगों ने जीआईसी का एग्ज़ाम दे लिया है और जीआईसी का एग्ज़ाम देने के बाद फाइनली जो है आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में ज़रूर लगे होंगे। तो आइए एक बार हम लोग इसके पाठ्यक्रम पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अभी भी आपके पास कुल मिलाकर के ये मान करके चलें कि अभी 35 डेज अभी आपके पास रिमेनिंग है। तो इन 35 डेज में आपको क्या करना है, कैसे तैयार करना है, तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग जो है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान, यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 100 क्वेश्चन आएगा, जिनमें से आपका 30 क्वेश्चन आपका यहाँ जीएस का होगा और 70 क्वेश्चन किसका होगा, सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो ये 30 यानी कि ये 60 मार्क्स का हो जाएगा और ये 140 मार्क का हो जाएगा। टोटल मिला करके 200 मार्क का ये आएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3, बिल्कुल सेम जीआईसी की तरह। तो ये भी आपको यहाँ पे अब की बार में ध्यान में रखना है। तो सामान्य ज्ञान के लिए हम लोग देखते हैं ये सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए क्या होगा, ये अनिवार्य होगा। तो इसमें समसामयिक मुद्दे होंगे यानी कि करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आएंगे, प्रमुख व्यक्तित्व आएगा, खेल समाचार आएगा, विज्ञान क्षेत्र में नवीनतम जो शोध हुए हैं ये आपको इसे ध्यान में रखना है। तो ये भी आपको पूछा जाएगा। शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति जैसे कि आपकी नेट में आती है, ठीक है, जो कि आपका यूजीसी नेट में आता है, वही सेम चीज़ यहाँ पर अभी आपको आएगा। तो शिक्षण के अंतर्गत इसकी प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। शोध में हम लोग तात्पर्य और प्रणाली देखेंगे। आंकड़ा, स्रोत, संकलन और विश्लेषण, भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की जो भूमिका है उसको पढ़ना है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईटी, तो ये भी सेम जो है आपका नेट की तरह ही आएगा। ठीक है, तो इसमें ये दो टॉपिक बिल्कुल नेट की तरह आपके रखे गए हैं, इकाई 2 और इकाई 3। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तात्पर्य क्या है, लाभ क्या है, दुष्परिणाम क्या है, इंटरनेट, ईमेल और आधारभूत ज्ञान क्या है, सूचना और संचार संबंधी जो शब्द हैं, संक्षेपण हैं और शब्दावलियाँ हैं, ये सब मिला करके आपको आएगी। इकाई 4 में हम लोग आते हैं तो मानव एवं पर्यावरण, ये भी आपके यूजीसी नेट में जो है अब क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो ये तीसरा भी आपका जो है ये नेट की तरह। तो मानव एवं पर्यावरण का अंतर संबंध क्या है, पर्यावरणीय क्षरण यानी कारण और निवारण क्या है, पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या किए जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को देखना है। तत्पश्चात जीएफ वाले पार्ट में हम लोग भारतीय इतिहास और भूगोल देखेंगे। ठीक है, इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, संविधान आएगा और अर्थव्यवस्था आएगा, जिसे कि हम 4 मेजर सब्जेक्ट कहते हैं ना, वही आएगा। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, 4 बोलते हैं ना मेजर सब्जेक्ट, तो वही आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखना, भारतीय जो संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है वो देखना है, और राष्ट्रीय आंदोलन में 57 से 1950 तक, ठीक, ये देखना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल, ये आपको पढ़ना है, और भारत का सामान्य भूगोल, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। संविधान और अर्थव्यवस्था में प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग, यहाँ पढ़ लेना है। और इकोनॉमी में आपको जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना विकास, आयकर, कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक पूंजी, ये सारी चीज़ पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा पूरा जो जीएफ वाला सिलेबस आने वाला है वो। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको आपके पास जो भी सोर्सेज हैं उसको आपको फटाफट पढ़ना है। 3 टॉपिक तो आपको अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से उस वाली बुक से मिल जाएगा जो आपकी फर्स्ट पेपर से आता है। बाकी और संविधान, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल तो आपको ऐसे पढ़ लेना है। करंट अफेयर्स आपको करंट से पढ़ लेना है। तो ऐसे ऐसे कर करके आपको पढ़ लेना है, और खास करके आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हो जाएगा। जब हम लोग आते हैं कि ये जो पाठ्यक्रम है हमारा राजनीति विज्ञान, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस विषय कोड 44, इस पे हम लोग विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। तो अब आपको बता दें कि अगर भाई आप लोग पहले से भी पढ़ रहे हो तो आपके पास नोट्स होंगे, जो भी बुक होंगे, आप जिस भी सोर्सेज से पढ़ते हैं उसको आप लोग फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और रिवीजन करने के साथ साथ आप लोग को करना क्या है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उसका एक एक क्वेश्चन, एक एक व्याख्या आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और साथ में जितने भी जो नेट के एग्ज़ाम हुए हैं और पिछले जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के हुए हैं, जीआईसी के हुए हैं, टीजीटी के हुए हैं, पीजीटी के हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगी, यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है। ठीक है, यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, परीक्षा ज्ञान कोश के नाम से, बहुत मोटी सी है, और उसमें सारे एग्जामों को एक साथ में कवर कर दिया गया है, टॉपिक वाइज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। खास करके असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनको तो एक नहीं छोड़ना
छोड़ना है, आपको बिल्कुल एकदम पढ़ के जाना है। तो ये था शॉर्ट का तरीका कि अभी आपके पास अगर तैयार कर लिए हों तो आप रिवीजन कीजिए और ये प्रीवियस ईयर और ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए जो लोग अभी बिल्कुल नया स्टार्ट करना चाहते हैं भाई, वो बुक तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो उनके लिए यही है कि भाई आप ये यूथ कंपटीशन आप लाइए। ठीक है, यूथ कंपटीशन आप लाइए, मोटी वाले जितने क्वेश्चन हैं उसको सबको आप पढ़ डालिए, बाकी आप पार्ट फर्स्ट की तैयारी करिए, इन दोनों में से आपको अच्छे से हो सकता है। चलिए हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो यूनिट 1 के तहत राजनीतिक सिद्धांत आता है, जिसमें कि अवधारणाएं और मुद्दे हैं। तो अवधारणाएं और मुद्दों में लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, राष्ट्रवाद, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, बहुसंस्कृतिवाद, महानगरीयवाद, नव उदारवाद, उत्तर आधुनिकतावाद और नारीवाद, इतनी चीज़ें आपको वाद में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपकी जो आएंगे वो आएंगे राजनीतिक विचारक। तो राजनीतिक विचारक में पश्चिमी और भारतीय दोनों आएंगे। तो अगर प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक में देखें तो मनु, कौटिल्य और शांति पर्व, जो कि महाभारत का है, ठीक है, आपको ये पढ़ना है। और भारतीय पुनर्जागरण, ये आपको अलग से पढ़ना है। ग्रीक राजनीतिक विचारक में अगर हम लोग देखें तो प्लेटो और अरस्तु को पढ़ लेना है। पश्चिमी राजनीतिक विचारक फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो इसमें मैकियावेली, हाफलाक, रूसो हैं। ठीक है, मैकियावेली, हाफलाक, रूसो। और जो सेकंड के अंतर्गत आते हैं बेंथम, जे.एफ. मिल, हेगल, मार्क्स, ग्रीन, माओ और नहीं, केवल माओ तक। ठीक है, ठीक है। तो बेंथम हो जाएंगे, जे.एफ. मिल हो जाएंगे, हेगल हो जाएंगे, मार्क्स हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे और माओ हो जाएंगे। समकालीन राजनीतिक विचारक में हम लोग आएंगे तो ग्रामशी हो जाएंगे, लूथर हो जाएंगे और हन्ना आरेंट हो जाएंगे। समकालीन राजनीतिक विचारक 2 के अंतर्गत हम लोगों को राल्फ और नाजिक महोदय को भी यहाँ पे पढ़ लेना है। आधुनिक भारतीय विचारक के अंतर्गत देखेंगे तो तिलक को देखना है, जयप्रकाश नारायण को देखना है, गांधी को देखना है और अम्बेडकर को देखना है। तो ये हो जाएंगे विचारक भारतीय और पश्चिमी। तो इतने विचारकों को आपको देख लेना है। यूनिट 3 में जो है वो है आपका तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि एक विषय के रूप में जो तुलनात्मक राजनीति का विकास है वो उसकी प्रकृति और उसका दायरा क्या है, और अध्ययन के जो दृष्टिकोण है पारंपरिक, संरचनात्मक, कार्यात्मक, सिस्टम यानी कि व्यवस्था वाला, नव संस्थावाद, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण भी यहाँ पे आपको देखना है। संविधानवाद के तहत इसकी अवधारणाएं क्या है, इसका रूप क्या है, सरकार के प्रकार में एकात्मक, संघात्मक, संसदीय और अध्यक्षात्मक आपको ये पढ़ने हैं। सरकार के अंग के तौर पर आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और इन तीनों में जो है तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से इन तीनों का आपको अध्ययन करना है। राज्य के मॉडल के तहत आपको पूंजीवाद, समाजवादी, विकासात्मक, कल्याणकारी राज्य, ये सब क्या होते हैं ये पढ़ना है। पार्टी सिस्टम पढ़नी है और दबाव समूह पढ़नी है और चुनाव प्रणालियाँ पढ़नी है। राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण ये भी आपको पढ़ने हैं। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण ये भी आपको पढ़ने हैं। जस्ट उसके बाद आती है क्रांति। तो क्रांति का सिद्धांत और उसके प्रकार क्या होते हैं। निर्भरता में हम लोग देखेंगे विकास और अल्प विकास। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज से पढ़ना है और इससे ज़्यादा या कम बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यूनिट 4 में हम लोग पहुँचेंगे और देखेंगे भारत में जो राजनीतिक संस्थान हैं उनके बारे में हम लोग। तो भारतीय संविधान के जो वैचारिक आधार थे वो क्या थे, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत और संविधान सभा और वाद विवाद। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है। संवैधानिक संशोधन क्या हुए और न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें यहाँ पे देखना है। संरचना और प्रक्रिया फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग केंद्र वाले में देखेंगे, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसदीय प्रणाली और इनकी कार्यप्रणाली। और संरचना 2 के अंतर्गत हम लोग राज्य की कार्यपालिका देखेंगे, यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभा। ठीक है, कार्यपालिका इसमें विधानसभा भी आ जाएगी। तो इधर हम लोग देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत आपको सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सुधार आपको न्यायपालिका के अंतर्गत इतने पढ़ने हैं। जस्ट हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। तो यूनिट 5 के अंतर्गत इसमें भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं जो है ये दिया गया है। तो पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत शहरी स्थानीय स्वशासन, उनका संगठन क्या है, उनका कार्य क्या क्या है, तो ये आपको देखना है। संघवाद के अंतर्गत भारत में सिद्धांत और व्यवहार संघवाद के संबंध में, स्वायत्तता और अलगाववादी आंदोलनों की मांग जो हो रही है वो देखनी है। केंद्र राज्य संबंधों में जो उभरते रुझान इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं वो है राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत और मीडिया, चुनाव, चुनावी व्यवहार, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, इन सबको आपको पढ़ने हैं। पहचान की राजनीति और लोकतांत्रिक उभार, जिसमें कि जाति, लिंग और जातीयता के आधार पर जो राजनीति है वो भी आपको देखनी है। तो नए राज्यों की मांग और भारतीय राजनीति में जो उभरते रुझान हैं इन सबको भी आपको यहाँ से पढ़ना है। अगला जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 6। यूनिट 6 क्या है, लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है, उसका महत्व क्या होता है, और नई जनता पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का जो विकास है वो पढ़ना है। लोक प्रशासन का विकास करना। ठीक है,
प्रशासन और जो नया लोक प्रबंधन है उसको आपको पढ़नी है। शास्त्रीय अगर सिद्धांत में हम लोग देखें तो फेवल महोदय, लूथर गुलिक महोदय, मैरी पार्कर महोदय और यहाँ पे फ्लोट महोदय, इन सबका वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। FW टेलर महोदय। नौकरशाही के सिद्धांत के अंतर्गत मैक्स वेबर और इसके जो आलोचक हुए हैं वो देखने हैं, और पारिस्थितिक सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ देखेंगे शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आपका फ्योल, लूथर गुलिक, मैरी पार्कर और फोलेट महोदय आएंगे। और ये वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत ये एक अलग सिद्धांत बन जाता है चूंकि बीच में रह गया है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के अंतर्गत कौन आएंगे? FW टेलर। नौकरशाही सिद्धांत के अंतर्गत मैक्स वेबर और इसके आलोचकों को पढ़ना है। पारिस्थितिक सिद्धांत ये एक होता है, इसके अंतर्गत आपको FW रिंग्स को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सिद्धांत हैं: शास्त्रीय सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत और पारिस्थितिक सिद्धांत। तो इनके अंतर्गत जो जो दिए गए हैं आपको केवल उन्हीं को देखना है। नेक्स्ट जो यूनिट होगा स्पेशली अब वो भारत में लोक प्रशासन के बारे में होगा। तो विकास और कल्याण प्रशासन क्या है, योजना पर उदारीकरण का प्रभाव क्या है और नीति आयोग क्या है, ये पढ़नी है। कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, UPSC और राज्य PSC की भूमिका क्या होती है, नौकरशाही के तहत इसकी विशेषताएं, सिविल सेवक मंत्री से संबंध क्या होता है और प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या होती है, ये पढ़नी है। वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बजट, लेखा परीक्षा, भारत के विशेष संदर्भ में वित्त पर नियंत्रण, ये आपको यहाँ पे पढ़नी है। अगली जो यूनिट होगी यूनिट नंबर 8 वो होगी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत जो हैं वो और दृष्टिकोण जो हैं वो पढ़ने कौन कौन से, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, उदारवाद और न उदारवाद, ठीक है। आदर्शवाद, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक सिद्धांत, राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है वो, साम्राज्य, और यहाँ पर आपको राष्ट्रीय हित पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति का क्या काम होता है वो पढ़ना है। शांति और संघर्ष का विश्लेषण, शांति के दृष्टिकोण कौन कौन से होते हैं, संघर्ष विश्लेषण और समाधान पर दृष्टिकोण क्या क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इतिहास देखना है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध देखना है। शीत युद्ध पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ना है। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो सामयिक मुद्दे हैं उनका क्या रोल होता है। वैश्वीकरण हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन, पर्यावरण के मुद्दे हो जाएंगे, जलवायु परिवर्तन, वार्ता जो भी जितने हुए हैं, नागरिक युद्ध यानी कि सिविल वार जिसे हम बोलते हैं वो, और वैश्विक आतंकवाद, ये देखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक अर्थव्यवस्था ही क्या होती है यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद गैट आ जाएगा, विश्व व्यापार संगठन आ जाएगा, क्षेत्रीय व्यापार संगठन जैसे कि आसियान, नाफ्टा, सार्क हो जाएगा। तो इनकी रचनाएं और इनके कामकाज क्या हैं आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। जस्ट जो अगला यूनिट नंबर होगा 9 उसमें हम लोग देखेंगे भारतीय विदेश नीति। तो भारतीय विदेश नीति में हम लोगों को देखना है कि इस नीति के निर्धारकों के रूप में इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, इसके कारक का इतिहास, ठीक है। और यहाँ पर मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान जो पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध थे उसको पढ़ना है। आज़ादी के बाद भारत की विदेश नीति कैसी थी ये पढ़ना है। गुट निरपेक्षता देखना है। दक्षिण एशिया में युद्ध देखना है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध और इनमें से पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में देखना है, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, दक्षिण पूर्व एशिया, तो इतने लोगों के संदर्भ में देखना है, ठीक है। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में। यूरोपीय संघ का उदय देखेंगे और वैश्विक शासन देखेंगे। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी यानी कि भारतीय विदेश नीति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम लोगों को देखना है चीन, ब्राज़ील, रूस और भारत का उदय यानी कि क्या हो जाएगा ब्रिक्स, RIC, ठीक है। आपको ये पढ़ना है। संघाई पढ़ना है, सहयोग संगठन पढ़ना है, इतनी चीज़ें पढ़ना है। तो ब्रिक्स हो जाएगा, RIC हो जाएगा, संघाई हो जाएगा और सहयोग संगठन जो कि आपको पीछे बताया वहीं पर है। चीन के दावे के बीच भारत की सुरक्षा को लेकर जो चिंता है वो देखना है, और पाकिस्तान को सीमा पार का जो समर्थन है वो देखना है, और आतंकवाद देखना है। तो इतने सारे टॉपिक हैं यानी कि कुछ भी बच नहीं रहे हैं। चलिए अगला जो यूनिट है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में हम लोगों को देखना है भारत में सार्वजनिक नीति। तो जैसे कि सुशासन हो गया, प्रशासन हो गया, सुशासन हो गया, और लोकतांत्रिक शासन प्रशासन की जो समस्याएं हैं वो देखना है। भ्रष्टाचार, पारदर्शिता और जवाबदेही क्या है, सूचना का अधिकार क्या है, शिकायत निवारण संस्थान के रूप में लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है ये देखना है। सुशासन के लिए जो संस्थागत तंत्र हैं
जैसे कि सूचना का अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण ये पढ़ना है, नागरिक चार्टर है, शिकायत निवारण प्रणाली है, शिकायत निवारण प्रणाली में सेम हो जाएगा लोकपाल और लोकायुक्त, ज़मीनी शासन, ठीक है, यानी कि पंचायती राज संस्थान और उनके कामकाज आपको ये देखने हैं, सार्वजनिक नीति की निगरानी देखनी है और उनका मूल्यांकन करना है, और शासन प्रक्रिया बनाने के तंत्र कौन कौन से हैं ये देखनी है, ठीक है। चलिए जवाबदेह में हम लोग जब आते हैं, जवाबदेह तो इसमें जन सुनवाई आ जाती है, सोशल ऑडिट आ जाती है, और सरकार के जो प्रमुख प्रमुख कार्यक्रम हैं जैसे कि मनरेगा है, एनआरएचएम है, आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है, भारत में ई शासन यानी कि राष्ट्रीय ई शासन कार्यक्रम, डिजिटल भारत कार्यक्रम और किसान कॉल सेंटर, इतनी सारी चीज़ें भैया आपको पढ़ना है, तो आई थिंक यू कैन नॉट रीड इन 1 मंथ, ठीक है। तो इन सबको 1 महीने में आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर जो लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो रिवीजन कर सकते हैं। बाकी जो भैया अभी शुरू करने जा रहे हो, तो जो नए-नए टॉपिक हैं उनको तो आप थोड़ा-थोड़ा देख लो। बाकी आप यूथ कंपटीशन की बुक लाओ, किसी की भी बुक लाओ, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो और प्रीवियस ईयर कूट-कूट के भरा हो, वही सारे क्वेश्चन की आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए, तो इतना काम आप लोग फटाफट करो और बाकी जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।